हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शेख राजीव आलम आप सभी लोगों को सिक्योर एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री जो है एक नया तरह का आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक तरह का आएगा, जिसका एप्लीकेशन हम लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच में भी करेंगे। अलग अलग जो शाखाएं हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल साइंस के पार्ट में भी किया जाता है। और इसका ख़ास करके एप्लीकेशन आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को, अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो उस एप्लीकेशन, वहाँ पर जो आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन आपको वहाँ पे करना होगा, तो उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री को का जो बेसिक रूल है, उस बेसिक रूल को सीखते हुए हम लोग को हायर एजुकेशन तक पहुँचना होगा। तब वहाँ पर जा कर के आप सीखेंगे कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आज अध्ययन करते हैं। जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कहता है ट्रियो मतलब होता है ट्रायंगल, एक तरह का कह सकते हैं। अब मेट्री का मतलब होता है मापना। ट्रिगो मतलब ट्रायंगल, और मेट्रो का मतलब होता है मापना। तो कुल मिला के कहने का अर्थ होता है ट्रायंगल को मापना। अब ट्रायंगल को कैसे मापेंगे? तो अब ट्रायंगल को तो ऐसा नहीं है कि धान चावल तो नहीं है कि उसको किलो तराजू पे हम लोग तौल लें। तो यहाँ मापेंगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो अगर ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि ट्रायंगल का मापन है, ट्रायंगल को के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि ट्रायंगल के एंगल को कैसे फाइंड आउट करें, इसके पेरीमीटर्स को कैसे फाइंड आउट करें, इसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करें, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। इसके हाइट्स को कैसे निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर बेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, पढ़ना है। तो उसको सीखने के लिए, और इसको सीखने के लिए हम लोगों को पहले ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको जानना होगा। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है ट्रायंगल का मापन। तो ट्रायंगल का मापन है तो हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कहते किसको हैं। तो आप लोग लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े होंगे। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है बाबू? लाइन सेगमेंट। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लोग इसको कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड कहेंगे इसको। तो ये रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा। रेखा का क्या होता है? टुकड़ा, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जब तीन लाइन सेगमेंट को हम किसी प्लेन में जब ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद एक बंद फिगर आपको मिलेगा, और इसी बंद फिगर को मैथमेटिशियन जो है उन्होंने इसका नाम दिया ट्रायंगल। कहा कि तीन एज से बना है, तीन खंडों से बना है, इसीलिए इसका नाम ट्रायंगल दीजिए, है ना। तीन ट्रायंगल। अब इसको क्या किया गया कि इसको जो है कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज मीन्स दैट इसको बांटा गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल को कैटेगराइज किया गया, बांटा गया। तो ट्रायंगल जो है दो तरह से हम लोगों को कैटेगराइज किया गया। पहला कि दो तरह से, एक तो बेसिस ऑन ट्रायंगल, बेसिस ऑन साइड्स, जिसको आप एज भी कहते हैं, एजेज, ठीक है। तो साइड्स के आधार पर,
और एक हुआ बेसिस ऑन एंगल, बेसिस ऑन एंगल। और एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल को क्या किया, बांटा गया। तो पहला कह दिया कि हम लोग साइड्स का देखेंगे, तो अगर इसके साइड्स को ए बोलें, इसके बी बोलें, इसको सी बोलें, तो कहा कि अगर ऐसा ट्रायंगल अगर जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। मतलब समबाहु, हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरा है कि अगर इसमें से किसी दो का वैल्यू, इसमें से किसी दो का वैल्यू आपस में इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसी को बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा है सी, कि अगर ये कोई किसी के बराबर नहीं हुआ, कोई किसी के बराबर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम अलग अलग है, तो जिसमें तीनों बराबर होगा इक्विलेटरल, जिसमें कोई दो साइड इक्वल होगा तो आइसो, और जिसमें तीनों एक दूसरे के डिफरेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो एस्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अब आ जाइए बेसिस ऑन एंगल के। तो बेसिस ऑफ एंगल में भी ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है। एक होता है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल जो होता है, राइट ट्रायंगल बार बार खुल जा रहा है। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जो है वो क्या है, तो कह रहा है कि इसमें से कोई भी एक एंगल अगर वो 90 डिग्री का हो जाए, कोई एक एंगल अगर 90 होगा तो उसको हम लोग राइट ट्रायंगल कहेंगे। समझे, क्या कहेंगे, राइट ट्रायंगल कहेंगे। और इसमें दूसरा है एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिसमें ये जो तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल को क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। लेकिन इस प्रकार होनी चाहिए कि वो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है एक आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है कि एटलीस्ट वन एंगल, कम एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको ऑब्ट्यूज कहेंगे, है ना। तीनों एंगल अगर 90 से कम हुआ तो उसको हम लोग एक्यूट बोलेंगे, और एक अगर 90 हो जाए तो उसको हम लोग राइट ट्रायंगल कहेंगे। तो देखिए इसमें से कोई ट्रायंगल जो है, हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में सारे ट्रायंगल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कोरिलेट करेंगे तो हमको सारे ट्रायंगल का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। एक ट्रायंगल के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो ट्रायंगल का जो साइड है जहाँ पे मिलता है जा कर के, उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और हिंदी वाले मीडियम इसको वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 एज होता है, 3 इंटरनल एंगल होते हैं, और एक्सटर्नल एंगल भी होता है इसके बाहरी कोण। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बेसिक था। वर्टेक्स को हम लोग हिंदी में शीर्ष बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु के बारे में ये ट्रायंगल का बेसिक जानकारी था। आशा करते हैं कि आप लोग इसको जानते होंगे, और हम इसलिए यहाँ दिखा दिए कि हमको यहाँ पर राइट ट्रायंगल का ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल का हमको ज़रूरत है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े कि राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे देखिए जी, अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में 3 वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट, 3 वर्ड का
ट्रायंगल में 3 वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंस है? एक है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। देखिए अभी से आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि हम इंग्लिश मीडियम में ही हम वर्ड को मतलब सीखें, क्योंकि आपकी आने वाला जो हायर एजुकेशन होगा उसमें जो आप पढ़ेंगे, जो अच्छी किताबें आती हैं वो आपको इंग्लिश मीडियम का ही आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको आसान होगा पढ़ने में। आपको अभी ऐसा लग रहा है क्या कि हिंदी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन करेंगे तो मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे हिंदी के वर्ड आएंगे जिसको लिखना और उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अभी आपको अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो उसको धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हम लोग सीख जाएं, और जब आप सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश इतना आसान लगेगा कि आपको लगेगा कि हम हिंदी मीडियम की बुक की पढ़े ही नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम की किताब पढ़े ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन को समझना और पढ़ना दोनों आसान हो जाता है। देखिए अब दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और समझना, एक वर्ड है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर CULR, परपेंडिकुलर, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। और एक आता है आपका बेस, जिसको हम लोग हिंदी में आधार के रूप में कहेंगे, और इसको स्मॉल b से, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो ये 3 वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस, अगर ये 3 वर्ड के बारे में आप सीख जाएंगे कि ट्रायंगल में कब कहाँ पे कौन सा आधार होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, तो ये आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री में बहुत आपको आसान लगेगा। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अब इस ट्रायंगल में। देखिए तो सबका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि ये राइट ट्रायंगल है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा रे बउआ, एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाला क्या होता है? साइड्स, साइड 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस, समझ रहे? 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री यहाँ अगर बना तो ये AC होगा। और अगर मान लीजिए दूसरे फिगर का ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा फिगर ले लें और 90 डिग्री हम यहाँ बना दिए तो इसके सामने, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वही आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखिए इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कहाँ होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आप बहुत मिस्टेक करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जब ये B 90 डिग्री हो गया तो A और C क्या होगा? एक्यूट होगा, मतलब 90 से जब भी होगा कम होगा, लेकिन इस प्रकार होगा सच दैट, इस प्रकार होगा कि A और C का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि अगर आप किसी भी एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करते हैं, 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण होगा। जिस एक्यूट एंगल को सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक्यूट एंगल C को सेलेक्ट किया, सेलेक्टिंग एक्यूट एंगल, सेलेक्टिंग एक्यूट एंगल, तो सेलेक्टिंग एक्यूट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, सेलेक्टिंग एक्यूट एंगल के जो सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल, ध्यान रखेंगे,
हमने सेलेक्ट किया सी को, हम सेलेक्ट ए को भी कर सकते थे लेकिन अभी हमने सेलेक्ट किया सी को, तो सी को सेलेक्ट किया। अब रिमेनिंग जो साइड बच जाएगा, तीनों को ना साइड होगा रे बउआ, रिमेनिंग साइड, तो जो साइड बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, उधर लिखते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए ये तो हमने इसको बी लिया था, ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनियस। इस एक्यूट एंगल को सेलेक्ट किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गया वो हो जाएगा हमारा बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूरी है। अब अगर दूसरा फिगर को देखें हम लोग, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हम 90 डिग्री ही रखे तो ये चेंज नहीं करेगा, हाइपोटेनियस। अब हमने क्या किया कि एक्यूट एंगल हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ए को। जब ए को सेलेक्ट करेंगे तो ए का सामने वाला साइड है बी सी, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब इन दोनों फिगर को देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ B है, इसका मतलब ये नहीं कि जो लंबवत होगा वही परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है ना जी। डिपेंड करेगा कि आपने कौन से एक्यूट एंगल को सेलेक्ट किया है, ठीक है। जिस एंगल को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करेंगे वही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये ये तो 90 डिग्री वाला सामने हाइपोटेनियस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये आपका बेसिक वर्ड था जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हम आपको बताएं कि ट्रायंगल के मेजरमेंट का अध्ययन करना, ट्रायंगल के मेजरमेंट का अध्ययन करना, यही होता है। तो ट्रायंगल में हमने देखा कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया गया, 3 वर्ड को लिया गया है ना। तो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन। और आपको मालूम होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, हैविंग 6 रेशियो, हैविंग 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है बाबू। क्या होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को देखते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। पहला नंबर 1 इधर लिखते हैं हम लोग फुल नेम, और इधर लिखते हैं हम शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम, फुल नेम और शॉर्ट नेम। या शॉर्ट नेम को निक नेम भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो उसको लोग बोल देता है गोलू, मोलू, टोलू, इस तरह का बोलता है, तो वही है शॉर्ट नेम, निक नेम, जो प्रचलन में आ जाता है, लोग उसको उपनाम के से भी जानते हैं। फुल नेम में आता है पहला साइन, SIN, साइन, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे SIN, साइन। एक होता है आपका कोसाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं COS, कॉस। क्या बोलते हैं, कॉस। और एक होता है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेन। एक होता है आपका सेकेंड, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं 6। और एक होता है आपका कोसेकेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं COSEC, कोसेक। तो ये हुआ फुल नेम
ये हुआ शॉर्ट नेम, 1 2 3 4 5, एक हुआ, एक और है जी, एक कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे COT से। क्या इस्तेमाल करेंगे? COT से, कॉट। अब आप इधर आ जाइए, देखिए अभी जो हमने, यही आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपस में एक दूसरे से रिलेट होकर के अनेक तरह का डिफरेंट तरह का फार्मूला को बनाएगा। हम लोग उसको देखेंगे। देखिए मैथमेटिक्स जो है एक हार की तरह है। हार, अगर हार समझते हैं ना, जो महिलाएं पहनती है हार, तो अगर उस हार में से एक दाना भी अगर निकल जाए तो वो पूरा बिखर जाता है और उसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स है। तो उस मैथमेटिक्स में आपको करना है क्या है कि ये जो छोटा छोटा चीज़ है ये उस हार की तरह है। वो क्या है? ये उसी हार की तरह, मोती की तरह है। तो उसी मोती को आप कलेक्ट कर करके आपको हार में उसको हार का रूप दे देना है। और जब वो हार का रूप दे देगा तो आप जो है उसको अच्छे ढंग से जो है उसको आप पहन सकते हैं, जा सकते हैं कहीं लेकर के, देखने में अच्छा लगे। उसी तरह से आपका ये मैथमेटिक्स है। तो अगर आप छोटे छोटे चीज़ को सीखते हैं तो वो एक तरह का हार बन जाएगा और किसी भी सवाल को जब आप उस फॉर्मूला से को इस्तेमाल जब कीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी सवाल को बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर आप ये देखें हैं कि सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, आप कहीं पर जो है ऐसा लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा। कहीं पर भी जब भी होता होगा साइन के साथ कुछ न कुछ आता है। देखिए अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। जैसे अगर हम हिंदी लेटर अगर ले ले हिंदी का, जैसे क ले ले, क, तो क का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। अगर हम ख लिख दें तो ख का कोई मतलब नहीं होता है। अगर म लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को, इस लेटर को और इस लेटर को, मतलब क को और म को अगर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक शब्द बन गया, मतलब लेटर को मिलाए तो शब्द बन गया और इसका अब मतलब हो रहा है। जबकि क का कोई मतलब नहीं होता है, म का कोई मतलब नहीं होता है। जब एक दूसरे से जुड़ता है तब वो कम हो जाता है। तो समाज में भी आप अलग थलग हैं तो उसको कोई मतलब, कोई आदमी उसका वैल्यू नहीं देगा। जब आप समाज से कोरिलेट कीजिएगा, एक दूसरे के दुख दर्द को जब आप समझेंगे तब आप उस समाज के लिए एक इम्पोर्टेंस व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है? तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ शब्द कह रहा है कि आप दो अलग अलग लेटर है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब वो साथ में कंबाइंड होता है तो देखिए इसका अर्थ निकलता है। कम कम बोलो, कम खाओ। तो ये इस तरह का बात है। हमारे समाज में भी ऐसी बात है। अगर दो अलग अलग आदमी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर वही दोनों आदमी जब कंबाइंड हो जाता है तब उसका कोई मतलब निकलता है, लोग उस समाज में उसको वैल्यू देने लगता है। चलिए अब यहाँ देखिए, जैसे क का कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार से इस साइन का कोई मतलब नहीं होता है। इस कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आपको बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ होगा। इसको हम लोग कहते हैं मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीन, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? ये कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस। तो ये मीनिंगफुल बनता कब है आपको बोले तो जब इसके साथ कोई एंगल आ जाता है, कोई एंगल। और एंगल क्या है रे बउआ? जब दो रे को
हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इंक्लाइन बनाता है, कुछ झुकाव पैदा करता है, कुछ गैपिंग बना देता है, तो इसी गैपिंग को ही हम लोग बोलते हैं एंगल, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। अब ये एंगल का नोटेशन हम लोग जो है ग्रीक वर्णमाला से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा साई वगैरह लेते हैं, और कोई भी इंग्लिश का लेटर ए बी सी डी ले सकते हैं। आप अपना नाम भी डाल दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइन के साथ जो भी चीज़ आएगा यहाँ पे वो एंगल होगा। उसके बाद कॉस के साथ जो भी आएगा वो भी क्या होगा, एंगल होगा। टेन के साथ भी आ जाए तो वो भी एंगल होगा। सेक के साथ आ जाए, कोसेक के साथ आ जाए, और उसके बाद आपका कॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ जो भी होगा साइन कॉस टेन सेक कोसेक के बगल में जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंगल होगा। लेकिन आपका हायर एजुकेशन से पहले की बात हो रही है ये, और जब आप हायर एजुकेशन कीजिएगा तब ये एंगल के हो करके कोई दूसरा चीज़ भी आता है जो आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ये समझना है कि साइन के जस्ट बगल में जो होगा वो एंगल होगा। कहने का मतलब जब ये इसके साथ कोई एंगल आकर के अटैच होता है तब ये जा कर के आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, मीनिंगफुल हो जाता है। क्या हो जाता है ये, तब ये जा कर के मीनिंगफुल हो जाता है, मीनिंगफुल। कहने का मतलब हुआ कि साइन अगर सिर्फ कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मतलब इसमें कहीं बगल में थीटा लिखा हुआ है, ऐसा समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बार बार किया जा रहा है, आगे देखिए। उसके बाद ये बेसिक चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये साइन इंटू थीटा लिखा हुआ है, ये क्या है, रॉन्ग है। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे, रॉन्ग, ये गलत है, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते। अच्छा, दूसरी बात, अगर साइन थीटा पे होल पावर यहाँ पे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखना सही है। और अगर आप ऐसा लिख देते हैं, इस पे भी एन और थीटा पर भी एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर साइन थीटा पे पावर एन है तो अगर आप इसको ऐसे लिख दिए तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये थीटा का खुद का है तो ये थीटा पर ही रहेगा, आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इसको जानना जरूरी। देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए आप दे दिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन 60 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 3/4। तो इस प्रकार से होता है। तो अगर हम इसका मतलब इसका भी स्क्वायर समझ आए तो समझ रहे हैं 3600 एंगल हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता, ये बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर क्या कि इसका कुछ डिफिनेशन है, साइन को डिफाइन किया गया, कॉस को डिफाइन किया गया, टेन को डिफाइन किया, इस तरह की बात है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझना है कि अपोजिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अपोजिट क्या होता है, इसको समझना है। जैसे आप पढ़ते हैं नाइट, रात का क्या होता है बउआ, दिन होता है, तो आप डे लिख देते हैं। उसी प्रकार से अगर साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, COSEC, कोसेक। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा को रिवर्स नहीं करें,
ये साइन का उल्टा हो गया कोसेक। उसके बाद एक है कॉस, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार से होता है टेन, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इसका उल्टा उसका भी समझना, दोनों एक दूसरे को होता है। जैसे नाइट का डे होता है तो डे का नाइट हो जाता है, उसी प्रकार से साइन का कोसेक होगा तो कोसेक का साइन, कॉस का सेक तो सेक का कॉट कॉस, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, इस प्रकार से होगा। इसके बाद जो बेसिक डिफिनेशन है उसको समझना है। डिफिनेशन ऑफ साइन थीटा, डिफिनेशन ऑफ साइन थीटा। तो डिफिनेशन ऑफ साइन थीटा का कहना है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो उसमें क्या क्या होगा रे बउआ, तो हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। तो डिफिनेशन ऑफ साइन थीटा का कहना है कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो मैथमेटिशियन ने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो भी रेशियो आया, उस रेशियो को बोला गया कि ये साइन का वैल्यू कह दीजिए, साइन का वैल्यू कह दीजिए। और एक P और H एक तरह का क्या हुआ जी, P और H एक तरह का क्या हुआ, लेंथ है ना जी। अब देखिए, तो साइन का डिफिनेशन ही से ही ये आया है P/H, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ये डिफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन किसी भी एंगल पे हो सकता है, थीटा बोल दिया, अननोन कोई भी एंगल हो सकता है। अब इसी का जो है कॉस का, इसका अब रेंज भी देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखिए, तो ये जो P है मैक्सिमम कितना हो सकता है, P जो है मैक्सिमम H के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ऐसे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब P H के बराबर हो जाएगा तो H/H, जब P H के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H/H कैंसिल होकर के कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इसका जब रेंज की बात करेंगे कि रेंज ऑफ साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, तो कह रहा है या तो वो -1 होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा। तो ये इसका रेंज है। रेंज का मतलब ये समझिए आप, रेंज मतलब कितना ऊपर तक उछल सकते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं, यही रेंज होता है। मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा और मिनिमम पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो साइन थीटा का किसी भी एंगल पर वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, और किसी भी एंगल पे कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। तो जब भी साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हो तो आप ये देखेंगे कि -1 और 1 के बीच में है कि नहीं, तो इसी के बीच में हमेशा आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डिफिनेशन ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस का डिफिनेशन क्या है, तो कहा कि द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहा गया कॉस थीटा। क्या कहा गया, कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है इसका भी हम लोग रेंज देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो जो साइन का है वही कॉस का होगा, जो साइन का है वही। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकता है।
-1 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। ये आपका आ गया। उसके बाद है डिफिनेशन तीसरा का tan थीटा। चलिए हम लोग देखते हैं tan थीटा का क्या डिफिनेशन होता है। डिफिनेशन ऑफ tan थीटा, तो कहा गया कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वही आपका tan थीटा होगा। अब देखिए P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, B का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जो tan थीटा का जो रेंज होगा, मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो या तो इन्फिनिटिव होगा या नहीं तो -इन्फिनिटिव। इसी के बीच में ये वेवरेट करता रहता है। -इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच में क्या करता है कि वो बीच में ही रोटेट करते रहता है। तो आप ये जो है रेंज देखें, खास करके रेंज को भी याद रखेंगे। तो हम लोगों को 3 फार्मूला याद करना है, साइन, कॉस और टेन का। चलिए हम उसको लिख देते हैं ताकि आप जो है उसको याद कर लें, और जब याद हो जाएगा तब हम लोग जो है बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो हमने साइन थीटा का फार्मूला पढ़ा, क्या P/H, कॉस थीटा का B/H, और टेन थीटा का हम लोग पढ़े P/B। अब इसका रिवर्स क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा जो कि इसी को उलट दीजिए H/P। ये होता है सेक थीटा जो कि H/B हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कॉट थीटा जो कि B/P होगा। और PB/H में क्या रिलेशन होता है, मेन PB में क्या रिलेशन होता है उसको देख लीजिए। PB में रिलेशन होता है कि H² जो होगा वो P² प्लस B² के बराबर होगा। अगर P का वैल्यू निकालिएगा तो H² - B², और अगर B² निकालिएगा तो ये हो जाएगा H² - B²। तो सबसे बड़ा H होता है, अगर H निकालेंगे तो P और B ऐड करके आएगा, और P और B में से कोई भी निकालेंगे तो वो H में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? तो आपको इतना आपको याद रखना है, और ये अगर आप याद हो जाता है तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो बेसिक क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको याद करने के लिए जो है थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आदमी का नाम अगर आप याद रखते हैं तो आप इसको आसानी से पंडित भोला प्रसाद, और ये सुबह सुबह हरी हरी का नाम लेते थे, हरी हरी बोल का बोलते थे। ठीक है, अब इसका नाम है ये, तो इसको बोला गया साइन थीटा जो कि P/H होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कॉस थीटा जो कि B/H होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा जो कि P/B हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप मेनली इसी को याद रखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसका बेसिक एप्लीकेशन करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग इसके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कॉट में क्या रिलेशन है। इन सारे रिलेशन को जब कोरिलेट करेंगे तो डिफरेंट तरह का फार्मूला आपके सामने आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।